ओके। हेलो बच्चा लोग, आज फिर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स जेई और नीट के लिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना? ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और देखा जाएगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर देखो, पिछले क्लास में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने एक चार्ज रिंग की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, है ना? अब 12 नंबर का नोट लिखिए, 12 नंबर का नोट लिखिए, ठीक है? 12 नंबर। ओके, सुनिए, आज फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। जैसे कि एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, ठीक है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे मैं जो बोल रहा हूं वो ये है, ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है? ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है? ये डॉटेड डॉटेड है, यहां मैं जोड़ दे रहा हूं। ये देखो, चार्ज केवल यहां पर है, यहां पर नहीं है, ये ध्यान देना। इसका सेंटर में ओ मान ले रहा हूं, ठीक है ना? इस पर टोटल चार्ज मान लिया जाए, प्लस क्यू है, और दूसरा हम लोग को इसका रेडियस पता रहेगा, ठीक है? इसके रेडियस को हम लोग आर मान लेते हैं, यहां से आर मान लेते हैं। चलो, ये है। अब इसके वजह से हम लोग को ये जो सेंटर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना? सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है, ठीक है? अप्रोच बिल्कुल वही रखिएगा, है ना? जैसा हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास सब में, है ना? मेथड से भटके तो सवाल पे अटके, ये याद रखिएगा। तो आपको करना क्या है, खुद से पूछो, क्या ये पॉइंट चार्ज है? तो जवाब है नहीं है। पॉइंट चार्ज नहीं है तो इसीलिए अपन लोग के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते, जो कूलम्ब्स लॉ से आता है, ठीक है? तो क्या करना पड़ा, हमें फिर से एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ा, एक छोटा एलिमेंट लेना पड़ा। तो क्या करिए, यहाँ पे बेहतर क्या होगा एलिमेंट लेना, वो देखिएगा आप, ठीक है? यहां से क्या करिए, मानिए ये एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है? मैं ऐसे ये रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ, इंक भी बदल देता हूँ। ये रेफरेंस लाइन हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है? अब सुनिए, मैं क्या किया, यहां से थीटा पोजीशन पर, थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा विड्थ वाला एक छोटा सा चार्ज का एलिमेंट लेता हूं। मैं क्या क्या, मैंने ये बोला कि मैं यहां से थीटा एंगल पर जाकर और डी थीटा विड्थ का एक छोटा सा चार्ज का एलिमेंट लेता हूं। इस पर चार्ज कितना रहेगा बताओ, डी क्यू, ठीक है? इसका लेंथ कितना रहेगा, डीएल, सही है? इस पर चार्ज डी क्यू और लेंथ डीएल। क्या इस छोटे से एलिमेंट को मैं एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं? बिल्कुल। तो सर इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। उसी तरीके से हर छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सबका डायरेक्शन देखते हुए आप उनको जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है? पर डायरेक्शन ध्यान देना पड़ेगा। अब सुनिए, तो इसके वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, तो डीई क्या होगा देखिएगा, तो इधर लिखता हूं, यहां चाहिए जगह अभी, डीई
देखिए तो क्या होगा डी, इसके वजह से के, अब पॉइंट चार्ज है के क्यू, क्यू क्यू बोलूंगा लिखूंगा डी क्यू, के क्यू भाई दूरी इस पर, सर ये दूरी यहां से ये आर ही तो है, सर जी रेडियस ही तो है ये, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा इस डी क्यू को अगर मैं लैम्डा डीएल लिख दूं तो कोई बुराई नहीं है, डी क्यू लैम्डा डीएल है ना। अच्छा लैम्डा, ये डी क्यू को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे अलग से लिख लो लैम्डा डीएल, लैम्डा को क्या लिखेंगे ये समझ, चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो पूरे सेमी सर्कल पर जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, तो टोटल चार्ज बाई ये टोटल लेंथ, तो लेंथ कितना होगा, पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर, ये आधा सर्कल है तो पाई आर इंटू डीएल है ना, इंटू डीएल। अगर अगर और अच्छे से एक बार देखा जाए तो डीएल को भी लिखा जा सकता है, अपन लोग जानते हैं थीटा एल बाई आर होता है, तो एल जो होगा वो थीटा इंटू आर होगा, तो डीएल लिखना है, मतलब ये आर्क का लेंथ वो होगा, ये आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया देखो थीटा, यहाँ पे डी थीटा इंटू रेडियस, तो डीएल को आर डी थीटा भी लिखते तो कोई बुराई नहीं है, ये आर और आर कट गया तो आ गया क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, वाह। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसको चलो अगले लाइन में, नहीं एक ही बार में लिखता हूं, के डी क्यू, डी क्यू को मैंने लिख दिया क्यू बाई पाई इंटू डी थीटा, और नीचे आर स्क्वायर भी है, हो गया, आ गया थीटा के टर्म्स में, आ गया ये थीटा के टर्म्स में, हो गया। अब आगे डी कहां होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इसके वजह से पेंट, PANT गुरु मंत्र पेंट, पॉजिटिव से अवे नेगेटिव का टुवर्ड्स, तो पॉजिटिव से अवे यानी कि इधर की तरफ हुआ, ये डीई वेक्टर, ठीक है, डीई वेक्टर। अब सुनिए मैं कहता हूं कि इस डी को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यहां देखिए अगर यह एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये डीई है तो इधर डीई कॉस थीटा होगा, और इधर डीई साइन थीटा होगा, डीई साइन थीटा होगा। अब सोचिए एक बार फिर से, क्या हम लोग जो ये थीटा एंगल, यहां से थीटा एंगल पर ये एलिमेंट लिए हुए हैं, वैसे इधर से थीटा एंगल पर जो एलिमेंट होगा इसका सिमेट्रिक, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो कहां होगा, ये बनाओ मत, ये खाली समझो इस कंसेप्ट को, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, होगा इधर डी डैश, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इधर डी डैश कॉस थीटा और इधर डी डैश साइन थीटा, ये डी कॉस थीटा और डी डैश कॉस थीटा इक्वल और अपोजिट होने की वजह से यह कैंसिल कर जाएगा, ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, तो ये वाला डी साइन थीटा बचा रहेगा। अब मेरा कहना है कि ये डीई डैश आपको बनाने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ये लॉजिक लगाइए कि यहां से सिमेट्रिकली जो एलिमेंट होगा उसके वजह से ये कोसाइन कंपोनेंट कटेगा और फिर से ये साइन कंपोनेंट बचा रहेगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के जितने भी छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमली लार्ज एलिमेंट्स मैं कंसिडर करूंगा उनके ये वाले कंपोनेंट सर्वाइव करेंगे और ये वाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल कर जाएंगे। तो आपको करना क्या पड़ा, सर हर एक छोटे एलिमेंट के वजह से डी साइन थीटा को ऐड कर देना पड़ा, सबके डी साइन थीटा को ऐड कर देना पड़ा, हो गया खत्म। तो बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ, देयरफॉर ई नेट, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इंटीग्रेशन डीई साइन थीटा। अब बताइए कहां से कहां, लिमिट जानना बेहद जरूरी है, बताइए सोचिए
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा है, पहले डी लिख देता हूं, देख के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर सब बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा और ये वाला डी थीटा। हाँ अब सोच, ये पहला एलिमेंट जो हम लोग लेते हैं एग्जैक्टली यहां पर होता जीरो पर, आखिरी एलिमेंट कहां हो सकता था, यहां पर पाई पर, तो यानी कि इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से पाई, जीरो से पाई, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से पाई। बोल मेरे भाई समझ में आया? चलो आगे देखते हैं कितना हो गया ये, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बोल साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोसाइन थीटा जीरो से पाई, है ना, वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है ना, के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर और माइनस कॉस पाई, कॉस पाई माइनस वन और ये माइनस वन मिलकर हो गया प्लस वन, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो वन, कॉस जीरो वन कितना आ गया, ये आ गया के क्यू टू के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, टू के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, टू के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, टू के क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। कहाँ कठिन है? कठिन नहीं है, आप इस लेवल का फिजिक्स करेंगे तो ये सारा चीज एकदम ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। चलो ये भी हो गया, हो गया सर, आगे बढ़े। टू कैसे आया, यहां देखिए इसको माइनस और कॉस पाई इज माइनस वन और माइनस फिर से ये अब लोअर लिमिट माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो, तो ये भी प्लस वन ये भी प्लस वन, तब आया टू, ठीक है ना, ये चीज है। के ऑब्वियसली वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे होता है, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करिए। yes, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे ना, एक और काम करते हैं, कितना 13 में पहुंचे हम लोग शायद ना, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ uniformly charged circular arc। अब एक आर्क की वजह से क्या होगा, जैसे अब इस बार आधा सर्कल नहीं है, ऐसा है, एक आर्क है बस, ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो गया, ये आर्क है, देखिए अब इस बार आधा सर्कल नहीं है, आर्क है, तो अब क्या करोगे, यहां पे मान लेते हैं सेंटर पर इस पूरे आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। इस बारी मैं चाहूंगा कि जो हमारा रेफरेंस लाइन है वो यहां से भी, हाँ चलो देखो, इस आर्क पर टोटल जो चार्ज है मान लेते हैं प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू है, और इसका रेडियस ऑब्वियसली देगा हमको, ये सेंटर हो गया, अब इसके वजह से निकालना है, सोचो सोचो, वही करेंगे, लिमिट में जीरो टू थीटा लेंगे, ओके लिमिट है ना, अभी तो पहले एलिमेंट लेना पड़ा, अब हमारा ये रिफरेंस लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस में ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो क्या किया जाए, इसको रिफरेंस ले लेते हैं, इस वाई एक्सिस को, और इसके जैसे ये एंगल टोटल मान लो ये थीटा दिया हुआ है ना, तो इसको अगर मैं जीरो वाला रिफरेंस लाइन मानूं
तो यहां से मैं सीधा चला गया, कोई दूसरा एंगल ले लो, फाई ले लो, फाई एंगल पर चला गया और डी फाई विड्थ का, देखिएगा एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसका विड्थ डी फाई है, ये डी फाई, ये डी फाई है, डी फाई विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, ये छोटा सा एलिमेंट लिया, ऑब्वियसली इस पर चार्ज है dq, इसका लंबाई है dl, चार्ज है dq, लंबाई है dl, चार्ज है dq, लंबाई है dl, ठीक है। ये टोटल एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, तो इसका आधा थीटा बाई 2 होगा, इसका भी आधा, ये भी थीटा बाई 2 होगा, सही है। ये आधा थीटा बाई 2, ये भी थीटा बाई 2, सही है, ओके। अब चलो फिर से इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, किधर होगा, इधर डी, डी वेक्टर इधर होगा, और उसको हम रिजॉल्व करेंगे फिर से दो भागों में, दो कंपोनेंट्स में। ये एंगल फाई दिया है, तो क्या ये एंगल भी फाई होगा, देखते रहिए, ये फाई है तो ये भी फाई, वर्टिकली अपोजिट, डीई कॉस फाई, इधर का डीई साइन फाई। इस बार बोलिएगा कि आपका साइन कंपोनेंट कटेगा कि कोसाइन कंपोनेंट कटेगा, देखो सोच के बोलो, साइन कंपोनेंट कैंसिल होगा, इधर से सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लूंगा अगर मैं, तो है ना, इधर से लूंगा तो उसके वजह से इधर का एलिमेंट होगा, उसका साइन कंपोनेंट इधर का कट जाएगा, यानी कि कोसाइन सब के वजह से ऐड होगा, यही ना हुआ, सब के वजह से कोसाइन कंपोनेंट ऐड हुआ। तो अब आपको पहले फिर से वही, इस पर चार्ज निकाल लेते हैं हम लोग, भाई फिर से dq इज लैम्डा dl, बहुत बढ़िया, dq इज लैम्डा dl। सर लैम्डा क्या लिखे, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, और विद्यार्थी बताएगा कि इसका लेंथ कितना है, ये इसका लेंथ कितना होगा टोटल चार्ज, थीटा बाई 365 इंटू थीटा बाई 360 ऑफ व्हाट, theta by 360 into pi नॉट पाई, into 2 pi इंटू 2 पाई आर, 2 pi r, ठीक है, बात समझो। मैं कह रहा हूं कि ये जो आधा लेंथ था, ये सेमी सर्कल था, तो इसका लेंथ कितना आता है, तो पूरा जब सर्कल होता तो 2 पाई आर था, इसका ये कितना हिस्सा है, तो सर पाई मतलब ये एंगल और बाई 2 पाई, तो ये कट जाता था, है ना, ये कटता पाई, तो आर इंटू पाई, हमने कहा पाई आर कहा, वही 2 पाई आर का आधा। पर मैं कह रहा हूं अब ये 60 डिग्री का ही मात्र एंगल सबटेंड करेगा, तो इसका लेंथ ये कितना होगा, तो सर पूरा लेंथ के लिए 2 पाई आर, अब ये कितना पार्ट है, तो थीटा बाई 2 पाई पार्ट है, थीटा बाई 2 पाई पार्ट है, समझ आ रहा है ना, पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, उसका कितना हिस्सा तो ये है, तो थीटा बाई 2 पाई, है ना, एरिया में भी तो यही करते थे, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल के लिए, उसका कितना हिस्सा है, तो थीटा बाई 2 पाई कर देते थे, वही बात है यहाँ पे भी। तो लैम्डा बाई टोटल लेंथ, तो इसका लेंथ लिखने के लिए 2 पाई आर इंटू थीटा बाई, ये टोटल थीटा बाई 2 पाई, थीटा बाई 2 पाई इंटू डीएल को फिर से वही आर, क्या लिख दो, आर डी थीटा, पर थीटा यहाँ पे फाई है, आर डी फाई, भाई साहब ये 2 पाई कट गया, 2 पाई कट गया, तो क्या बचा, ये आर आर भी कट गया यार, क्यू बाई थीटा इंटू डी फाई आया, वाह बहुत बढ़िया, क्यू बाई थीटा इंटू डी फाई, क्यू बाई थीटा इंटू डी फाई, क्यू बाई थीटा इंटू डी फाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है। अब देखो डी क्यू हो गया, अब बताओ डी कितना भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कर देना सीधा, ला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, चलो एक ही बार में, इंटीग्रेशन डी
कौन सा cos थीटा, cos फाई ना, sin फाई कैंसिल हो जाएगा, d cos फाई, इंटीग्रेशन d cos फाई, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट मात्र सर्वाइव करेगा, हॉरिजॉन्टल वाला हर बार कैंसिल हो जाएगा। चल ठीक है, अब d बताया जाए, d इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से बोल क्या होगा, k, बोल बोल, q, बोलूंगा q लिखूंगा dq, k q बाई r स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है भाई, ये भी तो रेडियस ही है ब्रदर, इंटू cos फाई, dq बाई r स्क्वायर इंटू cos फाई, हो गया। चलिए बनाइए, आना समझ में। चल ब्रदर अब बता कि इसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लेंगे, कहां से कहां, सोचो और बोलो, बहुत मजेदार है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया विद्यार्थी हो आप। यहां देखिए इन्होंने कहा सर जी ये रिफरेंस लाइन है, तो ये जो एलिमेंट था हम एग्जैक्टली यहां पर ले सकते थे और आखिरी एलिमेंट यहां तक ले सकते थे, तो इस रेफरेंस लाइन से ये नीचे है तो माइनस थीटा बाई 2 एंगल पर, और ये रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो प्लस थीटा बाई 2 एंगल पर, इसीलिए ये माइनस थीटा बाई 2 से आएगा प्लस थीटा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2 से आएगा प्लस थीटा बाई 2, ये हुई ना बात। दिस इज इक्वल टू k बाई क्यू, k बाई आर स्क्वायर, k बाई आर स्क्वायर, और ये डी क्यू भी लिख दिया जाए ना, माइनस थीटा बाई 2 टू प्लस थीटा बाई 2, डी क्यू, क्यू बाई थीटा, क्यू बाई थीटा बाहर ही कर देता हूं मैं, क्यू बाई थीटा और डी फाई है ना, तो कॉस फाई डी फाई कर देता हूं ना, कॉस फाई डी फाई, चलिए हो गया, कॉस फाई डी फाई। सिमिलर चीज है, आदत बनना चाहिए फिजिक्स पढ़ने का, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आदत नहीं है तो टॉर्चर है ये सब। कॉस फाई बता, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर थीटा, और अपर लिमिट साइन थीटा बाई 2 माइनस माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2, तो फिर से आएगा प्लस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2, यानी कि फिर से प्लस थीटा बाई 2, तो कितना होगा बता दो, कितना होगा, के क्यू 2 आ जाएगा है ना, 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, इंटू साइन थीटा बाई 2, क्या आंसर, इंटू साइन थीटा बाई 2। समझ गए, तो इस तरीके से ये सवाल बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया क्या सबका, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर पे देखिए, तो अब 14 नंबर पे आइए। मान लेते हैं एक केस देते हैं जो आपने किया था, पर अब इसी का जेई वर्जन सीबीएसई में किया था आपने, जैसे हमने ऐसा देखा था, ये दो ठो चार्ज्ड बॉल्स है, ठीक है, ये चार्ज्ड बॉल्स है, सच दैट वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। इस पर मास m है और चार्ज q है, मास m है, चार्ज
क्यू है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो ये दोनों लाइक चार्जेस हो गए, आइडेंटिकल है, मास सेम है, चार्ज भी सेम है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कर रहे हैं है ना। तो जैसे ये रिपेल कर रहा है ना, इसमें इनमें चार्ज जो है लीक भी करना शुरू कर रहा है। ठीक है, ये रिपेल करके दूर जा रहे हैं, और जैसे ये दूर जा रहे हैं इनमें चार्ज लीक करना शुरू कर रहा है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। तो ये चार्ज का अमाउंट तो कम होते जा रहा है, तो इनका वेलोसिटी भी चेंज होते जाएगा। तो जैसे इनके बीच का दूरी बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो उस केस में इसका ये चार्जेस का स्पीड उस दूरी के साथ कैसे डिपेंडेंट होगा, अगर चार्ज का लीक होने का रेट जो है कांस्टेंट है। मैं कहता हूं, लिखिए लिखिए, when released they repel each other and charge begins to leak at a constant rate। ये कांस्टेंट रेट से चार्ज जो है लीक होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर चार्ज कांस्टेंट रेट से लीक हो रहा है तो किस रेट वेलोसिटी जो है वो कैसे वैरी कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं इनके बीच का दूरी किसी भी इंस्टेंट पे x है, तो हाउ डज v मतलब स्पीड, वैरी विद x मतलब सेपरेशन, है, सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस वैरी विद x इफ थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा काफी छोटा है तो जो चार्ज लीक कर रहा है उसका रेट अगर कांस्टेंट है तो स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है, स्पीड कैसे डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर। मतलब बेसिकली मुझे करना क्या चाहिए, तो इसको बहुत अलग क्वेश्चन मत समझिए, आप क्या समझिए, आप ना क्यू का एक्सप्रेशन निकालिए जो अपन लोगों ने सीबीएसई में भी किया हुआ है, चार्ज का एक्सप्रेशन निकालिए और उसका रेट जो है ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके रेट को कांस्टेंट मानेंगे और देखेंगे कैसे रिलेट हो रहा है। देखते हैं, सुनिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हाँ, इसको मैं थोड़ा अलग करूं, इसको अलग कर देता हूं ना। सबसे पहला काम देखिएगा, अपन लोगों को जो करना है वो ये होगा कि यहाँ पे पहले इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे, ठीक है, और ये इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लगेगा, इधर Fe। रस्सी में टेंशन लगेगा इधर, रस्सी का लेंथ L है, ये L लेंथ का रस्सी है, थीटा स्मॉल है। ओके, अब देखिए, और हम लोग ये देखे थे कि ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा होगा और इधर t cos थीटा होगा और इधर t sin थीटा होगा, इधर t sin थीटा होगा। डन, ठीक है। ये टोटल दूरी इनके बीच का किसी इंस्टेंट पर x माना गया था, तो ये दूरी आधा होगा, ये भी x का आधा होगा, ये दूरी भी x का आधा होगा, सही है। तो अगर हम लोग देखें तो इक्विलिब्रियम में ये था कि t sin थीटा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बाई इनके बीच का दूरी का स्क्वायर, दूरी किसी इंस्टेंट पर मैंने x माना है। ओके, अब cos थीटा, t cos थीटा कितना होगा ये बताओ,
टी कॉस थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, mg के इक्वल होगा। ये भी ठीक है भाई। अगर मैं इन दोनों को भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं दोनों को, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, देखो तो, tan थीटा। बहुत बढ़िया, टी कट गया, tan थीटा डरो मत, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी, ये डिवाइड किया मैंने। ठीक है, अब देखो यहां से अपन लोग क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्यू निकाल सकते हैं, या क्यू स्क्वायर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू एक्स स्क्वायर एम जी बाई के। ठीक है, अब सुना जाए। क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट डेटा दिया था, बोला गया था कि थीटा इज वेरी स्मॉल। हम जानते हैं कि फॉर स्मॉल थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, और वो साइन थीटा के भी बराबर होता है। टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है और साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। कब, जब थीटा बहुत ही स्मॉल हो तब। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा इज नियरली इज इक्वल टू थीटा एंड टैन थीटा इज आल्सो इक्वल टू थीटा। तो क्या हम लोग ये टैन थीटा के जगह पर साइन थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल थीटा? देखो तो, फॉर स्मॉल थीटा, अगर छोटा थीटा के लिए क्या मैं टैन थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा लिख दूं? हम जी सर जी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा जरूरत आपको क्यों पड़ा, मैं बताता हूं क्यों पड़ा। देखिए तो, देखिएगा जरूरत क्यों पड़ा। मुझे ये पता है, ये पता है, इस थीटा के लिए ये बना परपेंडिकुलर, ये बना हाइपोटेन्यूस, ये इस थीटा के लिए ये बना परपेंडिकुलर और ये बना हाइपोटेन्यूस। उसको रिलेट करने वाला साइन थीटा मात्र है, टैन थीटा से नहीं काम बनेगा। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने इसके जगह पे टैन थीटा के जगह पे साइन थीटा लिखा, और वो लिखा x/2 इंटू x/2 बाई एल, x/2 इंटू एल। तो अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर को मैं टैन थीटा के जगह पर लिख देता हूं x/2l इंटू एक्स क्यूब इंटू एम जी एक्स स्क्वायर बाई एम जी बाई के। यहां से पता चला क्यू स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। यहां से पता चला क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 3/2। बाकी सारा पैरामीटर्स कांस्टेंट है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 आया। समझ रहे हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का पावर 3/2 आया। अब इसने क्या बोला था, चार्ज जो लीक कर, चार्ज तो डिस्टेंस पर, डिस्टेंस के 3/2 पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमें पता चला। पर ये बोल रहा है कि चार्ज जो है कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है। सर तो मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, therefore dq by dt will be proportional to what? बोल इसका डेरिवेटिव बोलना, ये भी तो इसका प्रोपोर्शनल होगा 3। क्या बात कर रहा है ब्रदर, कैसे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा? 3/2 x का पावर n-1 1/2, पर हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटू dx by dt चेन रूल, इंटू dx by dt चेन रूल, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटू dx by dt। ठीक, पर क्या बोला गया है कि रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, यानी कि इसके जगह पर कोई कांस्टेंट डाल सकते हैं। कि कांस्टेंट दिया गया है भाई, नहीं बुझ रहा है, इसको कांस्टेंट ले, कांस्टेंट लिख दिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कितना बताओ, 3/2,
ये x का पावर 1/2 और dx बाई dt को v लिख दे, dx बाई dt v, ठीक है। तो अब ये सारा इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, v इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर नेगेटिव हाफ, खत्म। v कैसे डिपेंडेंट था, दूरी पर, दूरी बिटवीन द चार्जेस, तो x का पावर -1/2 पर डिपेंडेंट था, इस तरीके से डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ मजेदार क्वेश्चन। टिपिकल जेई स्टफ, ठीक, कोई तकलीफ? नो तकलीफ, वेरी नाइस। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। और नंबर बताओ, 15। चलो आगे देखते हैं, 15 देखोगे। मान लो, एक और सवाल देखो, मान लो हमारे पास इस तरीके का एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, और मैं कर क्या रहा हूं, इसके ऊपर देखना क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, एक m मास का q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, -q चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। इसको मैं प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं ऑब्लिकली u वेलोसिटी से, ऐसे, ठीक है, ताकि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाया। ये सीट और बड़ा हो सकता है, और बड़ा है, सीट और बड़ा है, ठीक है, चार्ज सीट है, और ये नेगेटिव चार्ज को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया u वेलोसिटी से। तो अब मुझे बताइए, ये जैसे ऊपर जाएगा, ये सीट तो उसको नीचे पुल करेगा, तो ये एक्चुअल में पैराबोला बन जाएगा और आकर इधर गिरेगा। तो मैं वही चाहता हूं कि ये जो गिरेगा है ना, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये बताइए, मतलब कितना देर ये हवा में रहेगा, ये कितना दूर जाके गिरेगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए, कितना ऊंचा चढ़ जाएगा, यानी कि इसका मैक्सिमम हाइट अटेंड बताइए। आप समझ रहे हो, हमने प्रोजेक्टाइल में यहां पे क्या दिया, चार्ज को दे दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने का बेसिस भी वही है। आप समझिए कि ग्रेविटी के जगह पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, बस और कुछ नहीं है। ग्रेविटी के जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, बस और कुछ नहीं है, ठीक। आगे देखो, तो एक काम करते हैं, अगर ये तीनों फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या होता है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता था 2u sin थीटा बाई जी था, जी पता था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या पता था, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी पता था। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेंड क्या होता था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g था, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर खूब ध्यान से देखा जाए तो यहां जो नीचे g था, वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट था, एक्सेलरेशन का ये वर्टिकल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो एक्चुअल में हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे कि ये जो एक्सेलरेशन होगा, इस यहाँ पर एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हमें लिखना होगा हमेशा, यह हमेशा एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट लिखना होगा, ए वाई, यहाँ पे भी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स ए वाई, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट लिखना होगा। तो अगर मैं कुछ भी करके अगर एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। y कंपोनेंट मतलब अगर ये सीट है, ऐसे सीट है, चार्ज को हम फेंक रहे हैं, तो नीचे की तरफ ये सीट किस एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है, मेरे को वो फाइंड आउट करना है, सही है सर, बहुत आसान है सर। इस पर x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, 0, पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो कंप्लीटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा।
ये वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। एक्सेलरेशन होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मास। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स कितना होता है? फेक। गुरु मंत्र हमने पढ़ा है फेक, E इंटू क्यू बाय एम। डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ ही होगा इस माइनस की वजह से, ठीक है। तो फेक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब बताओ, सोचने वाला बात है, अगर ये प्लेट है जिसका चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, तो बताइए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? चार्ज सीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब लिखो टाइम पीरियड बता कितना। टाइम पीरियड कितना बता? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बता कितना? सिग्मा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m, ठीक है। दूसरा r बता कितना? u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई ए वाई हो गया सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m। फिर वैसे ही वर्टिकल हाइट एंड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एंड u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फिर से सिग्मा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू m। दैट्स इट। तोते उड़ गए क्या तुम्हारे? इतना आसान है। रिलेट खाली करना था आपको, प्रोजेक्टाइल के साथ रिलेट करना था बस, और कुछ नहीं था, कोई दम नहीं था। ठीक है, अब और देखिए, और कराते हैं। हो गया जी सबका? ठीक है, लिखिए आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक है जी, यस। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन कराते हैं। 16 नंबर। मान लीजिए यहां पर रख दिया गया वैसा ही एक चार्ज सीट, ठीक है, उसी तरीके का एक चार्ज सीट रख दिया गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस सिग्मा इसका चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और इस सीट को यहां पर रिजिडली फिक्स्ड कर दिया गया है, फिक्स्ड है ये, ठीक है। और इसको क्या किया गया है? एक टेबल के ऊपर रखा गया है, सच दैट यहां पर एक m, क्यू, m मास का q चार्ज वाला एक ब्लॉक है, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस है, म्यू इजिकल टू 0, म्यू इजिकल टू 0 स्मूथ सरफेस है। बताइए अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ब्लॉक को छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ये सीट के तरफ मूव करेगा, ठीक है, ओके। और जब ये सीट के तरफ मूव करेगा, अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं, फेंक नहीं रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 था, तो क्या करेगा? ये इधर की तरफ आना शुरू होगा, इसका स्पीड बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। इसका इंटेंशन था ये मुझे पुल कर रहा है, मैं जाके इसके साथ चिपक जाऊंगा। पर अगर ये रिजिडली फिक्स्ड होगा और कोलिजन सारे इलास्टिक होंगे, तो एक्चुअल में इससे टकराएगा, इनर्शिया की वजह से ये बहुत तेजी से, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी इसका टकराने के समय में ही रहेगा, तो यहां से रिकॉइल करेगा ये। उसके बाद इधर से इसे भागेगा, है ना, मोमेंटम चेंज की वजह से, तो ये फिर इसको क्या करेगा? पुल करना शुरू करेगा, तो उसके बाद ये डिसेलरेट करते हुए जाएगा, इसका स्पीड घटते हुए जाएगा, ठीक है। और फिर यहीं तक अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फिर यहां तक जब पहुंचेगा तो ये इसको इतना डिसेलरेट कर देगा कि इसका वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर इसको पुल करना शुरू करेगा। यानी कि
एक बार आप इसको खाली रिलीज कर दोगे तो ये आगे पीछे SHM करता रह जाएगा। कुछ बात समझ में आया? लिखो एक बार, क्वेश्चन लिखो। If the block is released, if the block is released, if the block is released, and all the collisions are elastic, and all the collisions are elastic, then prove that it executes SHM, block executes SHM, and hence find block executes SHM and hence find the time period. Block executes SHM and hence find the time period. 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 ठीक है, तो ये निकालना पड़ा। चलो सिंपल है ये भी। देखो ये इसको पुल करेगा, इसका चार्ज डेंसिटी हमको पता है, तो पुल करेगा तो ये तो इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा। इसका एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा सर? फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स बटा मास, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स बटा मास। ठीक है, अब ये फोर्स कितना होगा बता? फोर्स EQ फेक F=EQ/m। फिर से इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी दूरी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये भी फिर से σ/2ε0 होगा इंटू Q/m। वाह सर ये तो सिमिलर जैसा सिमिलर है, जो पिछला टॉपिक में अपन लोग देखे थे वैसा ही तो है। हो गया, इस एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करेगा। The block moves towards the seat. Collision is elastic due to inertia. ये यहाँ पे रुक नहीं पाएगा ये, और मोमेंटम चेंज होगा और ये रिबाउंड कर जाएगा। ठीक है, कोलिजन इज इलास्टिक, ये रिबाउंड कर जाएगा, रिबाउंड एंड डिसेलरेट्स डबल एल डिसेलरेट्स, और वो डिसेलरेट करेगा। ठीक है, और डिसेलरेट करेगा और इसी की वजह से वो बार बार आगे पीछे करता रहेगा। ये है SHM और ये SHM होगा, ये SHM होगा। कोई दिक्कत है तो बोल, नहीं है ना? बहुत खूब। तो अब बताइए हमको टाइम पीरियड निकालना है ब्रदर, कैसे निकालूं? सर यहां से यहां तक जाने का अगर आप समय निकाल ले, है ना, और उस समय को यहां से यहां पर जाने का समय उतना ही होगा, तो ये टोटल एक ऑसिलेशन का उसका टाइम होगा। फिर से सुनिए, यहां से यहां तक जाने का, अच्छा ये दूरी भी देगा, कितना दूरी से फेंका गया है। अगर मैं यहां से यहां तक जाने का समय निकाल लूं और उसको डबल कर दो तो टाइम पीरियड तो वही होगा ना, यहां से यहां गया, टकराया, फिर वापस यहां तक आया, इस समय को टाइम पीरियड कहेंगे। तो सर इसके लिए तो आप साधारण इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए, S=ut + ½ AT² लिखो। S= रिलीज किया गया है तो U हो गया 0, S को हमने D लिखा, और ये 1/2 होगा A क्या है बे? σQ/2ε0m × T²। निकालो समय निकालो, ठीक है ना? तो कितना हो गया भाई साहब? ये हो गया 4ε0m × D/σ × Q, उसका रूट। देखो टाइम पीरियड हो जाएगा 2t, तो 2t आ गया 2, और इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिखता हूं ना 4√σ × m × D/σ × ε0m D/σ
सिग्मा इंटू क्यू, दैट्स इट। बस ये हो गया आंसर। सर हाँ जी सर जब वो उसकी तरफ आ रहा होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो सेम होगा ना? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट यस सेम होगा। तो वो तो F is proportional to minus A करना पड़ता है। X is proportional to minus A। x इज प्रोपोर्शनल टू minus A। मतलब ये एसएचएम के लिए। अच्छा ये बताइए, ये एसएचएम का ये लॉजिक आपको नहीं समझ में आया कि यहाँ से ये गया, वेलोसिटी बढ़ते गया टकराया और फिर वापस आया तो रिटार्ड करते गया, वो तो गया एसएचएम। अब एकदम प्योर मैथमेटिकली कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, करने का जरूरत क्या है तुमको यहाँ पर होगा। हाँ अरे अभी अभी के लिए तो हम लोग का जेई के हिसाब से सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, तो क्या दिक्कत है, लॉजिकली दे रहे हैं। सर और दूसरा चीज सर उसमें हम लोग t का वो 2 पाई वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते x by नहीं कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते हैं। क्यों सर? क्यों करेंगे, ये ब्लॉक एसएचएम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे, तो उसके हिसाब से ही एक्सेलरेशन चेंज होगा ना। वो a आ गया फिर x तो हमारे पास d आ गया, तो 2 t is equal to 2 pi L by m by k होता है, t is equal to 2 pi root under m by k होता है। L by g स्प्रिंग तो उसके लिए फोर्स निकालकर स्प्रिंग कांस्टेंट से इक्वेट करके तब करना होगा। इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं। L by g वाला सिंपल पेंडुलम के लिए होता है, L by g वाला उसके लिए नहीं होगा, नहीं होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपन लोग कर रहे हैं, है ना, ये कोलिजन की वजह से ऑसिलेट कर रहा है ना, ऐसा चीज है, इसीलिए वो नहीं लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे केस अलग है, ला हो गया। ठीक है, और देखो, और देखो कितना 17 नंबर। यस सर। एक और देखो, तो मान लो हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है आपको माइनस क्यू, यहाँ पर भी है माइनस क्यू, ठीक है, ए भी मान लिया मैंने, उसका सेंटर है ओ और वहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू। ध्यान दीजिएगा कि माइनस क्यू इसके सेंटर पर एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और ये दूरी मान लो ना 2l है, तो ऑब्वियसली ये दूरी l होगा, ठीक है, ये भी l होगा। अगर मैं बोलूं, अच्छा ये अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो उसको, जैसे हम लोगों ने डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल था तब का सिचुएशन देखा था, तो हमने बोला था कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल होता है तो इसको मैं हल्का डिस्प्लेस करता हूं तो ये फिर से वापस उसी पोजीशन पे आने का कोशिश करता है, इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे इक्वेटोरियल लाइन में, है ना, लैटरली डिस्प्लेस करूं, तो जैसे मान लो ना कहीं पर डिस्प्लेस किया मैंने, x दूरी पर कोई p पॉइंट पर ले गया मैं, ठीक है, तो ये चार्ज अगर यहाँ पे जा रहा है तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए इनका रिजल्टेंट तो इधर की तरफ ही होगा कि नहीं होगा, मतलब जब जब मैं इसको इधर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा हूं, नेट फोर्स इस पर इसी O की तरफ आ रहा है, मतलब क्या, बोलिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये एसएचएम होगा। फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, जैसे मैं हल्का ये डिस्प्लेस करके छोड़ दूंगा तो ये ऊपर जाएगा और ये फिर इसको नीचे तारेगा, तो ये क्या करेगा, इधर नीचे आएगा, पर इनर्शिया की वजह से यहाँ रुक नहीं पाएगा, ओवरशूट कर जाएगा पोजीशन को, यहाँ आएगा तो नेट फोर्स इधर आएगा और ये एसएचएम करता रहेगा। ऐसे को अपन लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वो अपने पोजीशन पर फिर से वापस आने का टेंडेंसी रखता है ना, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस होगा। ये वाला केस जो है तुम कंपेयर कर सकते हो उन सब से, f इजिकल टू माइनस के एक्स से या t इजिकल टू 2 पाई रूट अंडर m by k से।
में से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ये सब केसेस को। तो देखिए, तो इसमें भी अगर अपन लोग बोला जाए कि इफ, लिखिए, इफ प्लस क्यू चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, if plus q charge is slightly displaced, along the equator, slightly displaced along the equator and released, then prove that it executes SHM and hence find time period. Prove that it executes SHM and hence find the time period. Prove that it executes SHM and hence find the time period. It executes SHM and hence find the time period. And hence find the time period. ठीक है? तो सबसे पहला काम यहाँ पे करना है, तुम्हें नेट फोर्सेस निकालने पड़े। ठीक है, चलो देखो, तो ये मान लो डिस्प्लेस करके, अच्छा ये बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या, x इज मच मच लेस देन ये दूरी l, x स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का मतलब ये ना हुआ कि x इज मच मच लेस देन l, बात समझ आ रहा है, x इज मच मच लेस देन l, ये हुआ मीनिंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड का। ठीक है, अब सुनो, यहां पर अगर वो चार्ज q है तो ये क्या करेगा, पुल करेगा, ये हो गया फोर्स ड्यू टू ए, बी क्या करेगा, इधर की तरफ पुल करेगा, फोर्स ड्यू टू बी, चार्ज एट बी। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं, रिजॉल्व करता हूं दो कंपोनेंट में, एक इधर एक इधर, फिर इसके भी दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। फिर से अगर मैं बोलूं कि गोलू ये एंगल थीटा है, देख ले इधर, तो ये हो जाएगा एफ ए कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एफ ए साइन थीटा। फिर से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, तो ये होगा एफ बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ बी साइन थीटा। आ रहा है समझ में, एफ बी कॉस थीटा, एफ बी साइन थीटा। ओके, बहुत खूब, हमें पता है ये कैंसल हो जाएंगे, डबल कैंसल। नाउ यू से मी एफ नेट क्या होगा, बोल दो भाई, 2k² ये दोनों के वजह से जुड़ जाएगा, 2fa cos sin थीटा, 2fa sin थीटा, और आगे एक माइनस खाली रख दो रीस्टोरिंग की वजह से, किसी को कोई दिक्कत, माइनस रख दिया खाली रीस्टोरिंग दिखाने के लिए। हालांकि अपन लोग तो जेई नीट में जब सॉल्व कर रहे हैं, वी डोंट नीड दिस, है ना, रीस्टोरिंग की वजह से माइनस रख दिया। fa मतलब कोई भी एक चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स, तो k q1 q2 q स्क्वायर हो गया बाई दूरी का स्क्वायर, दूरी ये चाहिए सर जी, ये दूरी कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सही है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के q1 q2 बाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका ये होल स्क्वायर होगा, ये और ये कट गया, इंटू साइन थीटा। बता साइन थीटा क्या होगा, p बाई एच, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा x बाई कितना आएगा जी, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वाह बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अब तो हमको बोला गया है कि x बेहद ही छोटा है l के तुलना में, सर जी क्या है इसका मतलब, -2k² स्क्वायर बाई ये पहले एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर नीचे 3/2 हो गया इंटू एक्स हो गया। अब बोला क्या गया है, बोला कि x इज मच मच लेस देन l, x अगर मच मच लेस देन l है तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू क्या लिख दो, एल स्क्वायर।
एल स्क्वायर के तुलना में एक्स स्क्वायर को हमें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। अगर एक्स इज मच मच लेस देन एल है तो हम क्या पाए, हमने पाया 2k² स्क्वायर इंटू एक्स बाई, ये कितना होगा भाई, एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, एल क्यूब आएगा। बहुत खूब, ये हमारा नेट फोर्स है। ठीक है, अब इसी चीज को ये फोर्स एक्स पर प्रोपोर्शनल हो गया, एफ प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कहना काफी है कि ये एसएचएम है, ये कहना काफी है कि एसएचएम है, ये कहना काफी है कि ये एसएचएम है। समझ आ रहा है? अब आगे देख, और मैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से जब इक्वेट करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, ये के इक्विवेलेंट। इस केस में तुम यूज कर सकते हो, स्प्रिंग जैसा ही हुआ। तो देयरफॉर टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर m बाई के लिखते हैं हम लोग, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इक्विवेलेंट रख दो वैल्यू, आगे आंसर। बड़ा मजेदार है ये सब। m बाई के इक्विवेलेंट को लिख दिया मैंने 2k³ स्क्वायर बाई एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर लिख दिया, हो गया, हो गया ब्रदर। समझ आया? चलिए एक और कराता हूं ना, कितना 18 नंबर। यस सर। यहां देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और हमारे पास एक डाइपोल है जिसको रखा गया था इसके पैरेलल ही, समझ रहे हो, इसके पैरेलल ही रखा गया था। ठीक है, यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके टोटल लेंथ को अपन लोग 2l मानते हैं, तो ये l हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने इसको किया क्या, ये सीधा ऐसे रखा गया था, ठीक है, मैंने इसको किया क्या, इसको ना स्लाइटली हल्का डिस्प्लेस किया। ये भी केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अरे ये इस पोजीशन पे था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो क्या इसके पास टेंडेंसी रहेगा, वापस इसी पोजीशन पे आने का टेंडेंसी रहेगा। ठीक है, तो लिखो क्वेश्चन लिखो, ये एंगल थीटा कर देता हूं, देखो, if the electric dipole is slightly displaced, from its stable equilibrium position, and released, then prove that it executes SHM, and hence find its time period, and hence find its time period. Okay, now so अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, अप्रोचेस टू 0, मतलब छोटा। ठीक है, ओके, अब देखा जाएगा क्या क्या आता है। हम जानते हैं अगर इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो किसी भी पोजीशन पर हमें पता है कि टॉर्क कितना होता है इस पर, पी साइन थीटा। हमें पता है डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क कितना होता है जी, पी साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कि इस टॉर्क के पास इसको रीस्टोर करके इसी पोजीशन पर लाने का टेंडेंसी है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क होगा कि नहीं होगा, ये बताइए।
इसीलिए मैंने यहाँ पे आगे माइनस रख दिया भाई साहब, मैंने यहाँ पे माइनस रख दिया क्योंकि ये टॉर्क इसको चाहेगा कि हम फिर से लाकर ई पर ही अलाइन करें। इट मींस दिस टॉर्क इज रीस्टोरिंग, उस रीस्टोरिंग की वजह से हमने माइनस रख दिया। ठीक है, ओके। अब देखो, पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी का रोटेशनल एनालॉग लिखूंगा मैं तो फोर्स की जगह पे आ जाएगा टॉर्क, मास के जगह पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रोटेशनल एनालॉग हो गया, ठीक, रोटेशनल एनालॉग हो गया। लीनियर एसएचएम में एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की जगह पर ये लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखूंगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। एक दो बात हमें पता होना चाहिए, ये लीनियर डायनामिक्स, ये रोटेशनल डायनामिक्स, लीनियर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। हाँ जी बोलिए, समझ में आया क्या? सही है सर, कोई तकलीफ? नो तकलीफ, बहुत खूब। अब आइए, टॉर्क को अगर मैं आई अल्फा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्क को आई अल्फा इक्वल टू माइनस पी। अच्छा ये बता, थीटा बहुत छोटा था, स्लाइटली डिस्प्लेस था, तो साइन थीटा के जगह पर थीटा लिखने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है साहब जी, कोई बुराई नहीं है सर। यहां से अगर मैं अल्फा निकालने का कोशिश करूं तो माइनस पी इंटू ई बाई आई इंटू थीटा, माइनस पी इंटू ई इंटू आई बाई थीटा, माइनस पी इंटू ई बाई आई इंटू थीटा। ठीक है, ये वन। अच्छा वन क्या लिखने का जरूरत है, थ्योरेटिकल चीज थोड़ी पढ़ रहे हैं। चल, यहां से हमें पता चल गया कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है, देख लो, नेगेटिव ऑफ थीटा के, इसीलिए एंगुलर एसएचएम, इसीलिए ये एंगुलर एसएचएम है, इसीलिए ये एंगुलर एसएचएम है, ये एंगुलर एसएचएम है। बोलो बात समझ में आया है ना? एंगुलर एसएचएम हो गया। बट इन एसएचएम पर हम जानते हैं एसएचएम में अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अल्फा को इक्वेट करिए, माइनस पी बाई आई इंटू थीटा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, थीटा थीटा कट गया। ठीक है, यहां से पता चला ब्रदर कि ओमेगा होता है रूट अंडर पी इंटू ई बाई आई, पी इंटू ई बाई आई। ओमेगा को अपन लोगों ने 2 पाई बाई टी लिखा, रूट अंडर पी इंटू ई बाई आई लिखा, यहां से टाइम पीरियड निकल गया ब्रदर 2 पाई रूट अंडर आई बाई पी इंटू ई, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई बाई पी इंटू ई। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी डाइपोल मोमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। जानता है इसके जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल भी था, मैग्नेटिक फील्ड में तो सेम फॉर्मूला आता है, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड, बस यही फर्क है सर। इसमें जैसे वो ऊपर आता है ना कि ये अल्फा इक्वल्स टू पीई डिवाइड बाय आई टाइम्स थीटा, सर तो इसमें पीई डिवाइड बाय आई को के इक्विवेलेंट क्यों नहीं ले सकते इसमें? ओमेगा यहाँ पे सॉरी एक्सेलरेशन को इसके साथ इक्वेट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है ना, ये होता है, पर ये टॉर्क का थोड़ी होता है फॉर्मूला, टॉर्क में थोड़ी होता है, ये एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यही तो ओमेगा स्क्वायर आया, देखो ना, कि बस लीनियर, हाँ लीनियर के लिए क्या फिजिकल स्केल, ठीक है, तो ये हो गया, बस इसी को लिख लो हैशटैग देकर। और मैग्नेटिक डाइपोल, अगर मैग्नेटिक डाइपोल अगर है इन मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में अगर होता तो टाइम पीरियड आता है 2 पाई रूट अंडर आई बाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m लिख देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड को b, मैग्नेटिक फील्ड को b लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बोथ आर सेम थिंग, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, आया समझ में? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही रखते हैं आज के क्लास में। थैंक यू। Thank you, sir.